तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी आबकारी, वन रक्षक, डिप्टी जेनरल, जेल प्रहरी, एमपी पटवारी एवं एमपी पुलिस की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण फ्री प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं जनरल साइंस यानी कि एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू के द्वारा। ठीक है, एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ये वे सारे प्रश्न हैं जो लगातार एमपी के विभिन्न एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। सबसे जो लेटेस्ट कंटेंट होगा, जो सबसे लेटेस्ट पूछा गया होगा, वे प्रश्न आपको आपके चैनल सक्सेस जंक्शन पर प्रैक्टिस के लिए देखने को मिलेंगे। तो आज आपको वे प्रश्न भी दिखाई देंगे जो जो आपका एमपी पुलिस के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए थे जिनका कोई सर पैर नहीं था। वो प्रश्न भी आज आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके सेट में वो प्रश्न आए होंगे तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, तो पहला प्रश्न है, माचिस बनाने में इनमें से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? एमपी पुलिस एग्जाम 2022 में ये पूछा गया था। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रेफाइट, सिलिकॉन, सोडियम, फास्फोरस। बताइए किसका प्रयोग किया जाता है माचिस को बनाने में। आइए आंसर देख लेते हैं, फिर आपको डिटेल में जानकारी देंगे। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगर आप माचिस निर्माण को देखेंगे तो जो माचिस है वो फास्फोरस की बनाई जाती है। चलिए कुछ जानकारी बताते हैं। तो देखिए, तो माचिस निर्माण के लिए फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। माचिस का निर्माण लाल फास्फोरस से होता है। फास्फोरस दो प्रकार का होता है, लाल फास्फोरस और सफेद फास्फोरस। तो देखिए, लाल फास्फोरस से क्या होता है, माचिस का निर्माण होता है। सर, सफेद फास्फोरस का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? तो सफेद फास्फोरस होता है वो स्वतः जलनशील होता है। प्रश्न पूछा जाएगा इनमें से कौन सा फास्फोरस स्वतः जलनशील होता है? तो सफेद फास्फोरस जो होता है वो स्वतः जलनशील होता है। ठीक है, चलिए सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सर, सिलिकॉन का यूज कहां पर किया जाता है? तो ये एक अर्धचालक होता है और कंप्यूटर की जो चिप्स होती है उन कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में, या मोबाइल में जो चिप्स लगी रहती हैं छोटी छोटी, उनका निर्माण सिलिकॉन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है आपका, उसको मिट्टी के तेल में रखे जाने वाली धातु है। प्रश्न पूछा जाएगा इनमें से किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल या कैरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, सर ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में करते हैं? तो ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में करते हैं। ये कार्बन का एक अपरूप होता है। ठीक है, और ये चिकनाई प्रदान करता है क्योंकि इस पर लगातार परतें बनी रहती हैं, एक परत, दो परत, तीन परत, ऐसी परतें बनी रहती हैं, इसलिए इसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। बाकी फास्फोरस के बारे में हमने आपको बता दिया। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है? एमपी एएनएम एग्जाम 2022। अब ये सर एएनएम का जो एग्जाम होता है वो बहुत अच्छे लेवल का होता है, क्योंकि नर्सिंग का एग्जाम है तो आपको साइंस के अच्छे प्रश्न देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से प्रश्नों को उठा करके आपके एमपी पुलिस के एग्जाम, एमपी आबकारी, एमपी पटवारी, अन्य सभी परीक्षाओं जो है इनके प्रश्नों को डाला जाता है। ठीक है, तो हम एक तरफ से पूरा कवर कराएंगे। जो लेटेस्ट अभी पूछा गया है, लेटेस्ट जो 2022 का एएनएम का एग्जाम हुआ है उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आज हम कवर करा रहे हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफर का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, सब ग्रुप 1 का जो लेटेस्ट नवंबर में एग्जाम हुआ है, उसके प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। ठीक है, सबसे लेटेस्ट कंटेंट देखिए। तो नियॉन, ऑक्सीजन, फ्रियोन या फिर सभी। बताइए कौन सा सामान्य प्रशीतक है जो घरेलू प्रशीतकों में यूज किया जाता है? यानी कि जो घरेलू फ्रिज होते हैं, जो घरेलू आपके एसी होते हैं, उनमें इनमें से कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है? चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि जो फ्रियोन है उसका प्रयोग किया जाता है जो सामान्य घरेलू प्रशीतक होते हैं अपने घरों में। ठीक है, तो देखिए, अब फ्रियोन की बात करें तो फ्रियोन फ्रियोन जिसका सूत्र होता है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी को फ्रियोन भी कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग सामान्य प्रशीतकों यानी कि एयर कंडीशनर आदि में किया जाता है। ठीक है, सूत्र देख लीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि CFC या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र क्या होता है? तो CF2Cl2 ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, चलिए, ओजोन परत की जो क्षरण हो रहा है, ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये CFC जिसे फ्रियोन कहते हैं, यही जिम्मेदार है ओजोन परत में क्षरण के लिए। ठीक है, कोई भी प्रश्न आपका इस प्रश्न से संबंधित अब आपका गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, तो अगला प्रश्न है, चूहा विष के रूप में इनमें से क्या क्या प्रयोग में लाया जाता है? यानी कि चूहा मारने की दवा बनती है, इनमें से किससे वो दवा बनती है? देखिए, एमपी सब ग्रुप 1 जो आपका नवंबर में एग्जाम हुआ है उसका यह प्रश्न है। देखिए, जिंक सल्फाइड, पोटेशियम साइनाइड, कैल्शियम सल्फाइड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि जो पोटेशियम साइनाइड होता है उसका प्रयोग किया जाता है चूहा मारने की दवा बनाने में। देखिए, चूहा मारने की दवा बनाने के लिए पोटेशियम साइनाइड या फिर कैल्शियम सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है।
आपने कई बार ऐड भी देखा होगा कि चूहे खाएं अंदर और मरें बाहर जाकर। तो ऐसा क्यों होता है? जब चूहा जो इस दवाई को खा लेता है तो उसके पेट में गैस बनती है, यानी कि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। और अगर सांस लेने में दिक्कत होगी तो वो घरों में नहीं रह पाएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एयर चाहिए रहती है, इसलिए वो घरों से बाहर जाता है। और अगर उसको पानी नहीं मिलता है तो वो मर जाता है। लेकिन अगर उसको पानी मिल गया तो चूहा मरेगा नहीं, याद रखिएगा। तो जब भी चूहे मारने की दवाई रखी जाती है तो आसपास पानी को नहीं रखा जाता, या फिर बाथरूम के गेट वगैरह बंद कर दिए जाते हैं। इसीलिए बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि जो आपका पानी होता है वो पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करके उसको न्यूट्रल कर देता है, जीरो कर देता है, जिससे क्या होता है कि चूहा मरने से बच जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? ये प्रश्न जब एमपी पुलिस में पूछा गया था तो लोगों ने पूछा ये नोबेल तेल क्या होता है? कोई आंवला का तेल सोच रहा है, कोई सरसों का तेल सोच रहा है, कुछ भी लगा के चले आ रहे हैं लोग। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं कि ये नोबेल तेल क्या होता है। एमपी पुलिस एग्जाम 2022 में पूछा गया था। अगर आपके किसी के सेट में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, देखिए, टीएनटी, टीएनजी, पोलेनियम या फिर डायनामाइट। चलिए आंसर देखते हैं किसे नोबेल तेल कहते हैं। देखिए, प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि टीएनटी को नोबेल तेल कहते हैं। चलिए सारी आपको जानकारी देते हैं पूरे ऑप्शन के बारे में। तो देखिए, टीएनजी, देखिए टीएनजी जिसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। टीएनजी, ऑप्शन इधर उधर हो गया। देखिए, तो टीएनजी जिसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं, इसे नोबेल तेल कहते हैं। यानी कि जो टीएनजी है इसे ही हम नोबेल तेल कहते हैं। ठीक है, टीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये टीएनजी का फुल फॉर्म होता है। सर टीएनटी यहाँ पर लिखा है, टीएनटी का फुल फॉर्म क्या है? तो टीएनटी को ट्राई नाइट्रोटॉयलिन कहते हैं। ठीक है, ट्राई नाइट्रोटॉयलिन कहते हैं। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? तो जो आपके वाहन होते हैं तो वाहनों में आवाज़ को कम करने के लिए, यानी कि वाहनों की आवाज़ ज़्यादा ना हो, उसके लिए टीएनटी का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में भी किया जाता है, टीएनटी का प्रयोग। ठीक है, चलिए पोलेनियम की बात करें तो पोलेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 84 होता है। प्रश्न पूछा गया ग्रुप डी के एग्जाम में, पोलेनियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो 84 होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए डायनामाइट आप जानते हैं, डायनामाइट एक विस्फोटक होता है, सबको पता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी। इनके नाम पर विश्व का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। अब तो आप सब समझ गए होंगे, अगर आप जरा भी साइंस पढ़ते होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि डायनामाइट का खोज किसने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक का नाम लगभग सबको पता होता है, इनके नाम पर एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, लाल स्याही इनमें से किससे बनाई जाती है? ये भी आपका एमपी पुलिस 2022 का जो है प्रश्न है कि लाल स्याही किसके द्वारा बनाई जाती है? ईओसिन के द्वारा, फिनोल के द्वारा, एनिलीन के द्वारा या फिर सभी को मिला करके। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि ईओसिन के द्वारा जो है लाल स्याही बनाई जाती है। देखिए, तो लाल स्याही को ईओसिन के द्वारा बनाया जाता है। ई जो ईओसिनोफिल्स होता है ये एक तरह का डब्ल्यूबीसी होता है। अगर आप अपनी जो ब्लड टेस्ट होती है सीबीसी टेस्ट लिखते हैं ना डॉक्टर, उसमें अगर आप किसी के पास सीबीसी टेस्ट रखी हो तो उसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस पर लिखा होगा ईओसिनोफिल्स आपका इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया। तो ये एक तरह का डब्ल्यूबीसी होता है, वाइट ब्लड कार्पल्स का एक भाग होता है ईओसिनोफिल्स। अब इसको किससे देखते हैं? तो इसी ईओसिन नामक जो है स्याही को छिड़क करके इस पर देखा जाता है कि ये कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है। तो इसी के नाम पर इस स्याही का नाम ईओसिन पड़ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? ये तो सबको पता कि सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है फोटोग्राफी में, लेकिन अब अम्ल पूछ लिया है। एमपी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2022 से पूछा गया कि कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है फार्मिक एसिड, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है सिट्रिक अम्ल। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसमें? फोटोग्राफी में। तो देखिए, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग स्याही के निर्माण में, स्याही को बनाने में भी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और जो स्याही के धब्बे पड़ जाते हैं उन धब्बों को मिटाने के लिए भी आपका ऑक्जेलिक अम्ल का यूज किया जाता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल की बात करें तो आपको पता है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, सबको पता है। और प्रश्न ये तो बहुत फेमस प्रश्न है, ये जरूर प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि कौन से अम्ल का यूज जो है चींटी के डंक में पाया जाता है, तो वो फार्मिक एसिड होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र CH3COOH होता है। जो आपका सिरका या फिर विनेगर होता है उसमें आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक हमने आपको बता दिया। सिट्रिक अम्ल जो खट्टे फल होते हैं उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न पूछा गया एएनएम के एग्जाम में, एमपी एएनएम में, कि इनमें से सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? फिर आपको ऑप्शन में दिया था बनाना, ठीक है, मैंगो, फिर उसके बाद नींबू दिया था, फिर उसके बाद जो है कुछ और एक ऐसा फल दिया था। जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि नींबू है, तो नींबू में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर सी, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। वीडियो मेरे भाई पसंद आ रही हो, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इसको शेयर कीजिए। पिछली पटवारी वाली वीडियो पर बहुत कम व्यूज़ आए हैं तो थोड़ा हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हाँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर कर सकते हैं ना। थोड़ा हमारा उत्साह बढ़ाइए जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। पटवारी की प्रैक्टिस सेट अलग से चल रही है, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है जिसमें हम मैनेजमेंट और कंप्यूटर की बेहतरीन एमसीक्यू यहाँ पर कवर कर रहे हैं पटवारी के लिए। ठीक है, देखिए टेफ्लॉन का गलनांक कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? एमपी एएनएम एग्जाम में पूछा गया, नर्सिंग के एग्जाम में जो एंट्रेंस होता है 2022 में 330 डिग्री सेंटीग्रेड, 220 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 या फिर 320। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि 330 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेफ्लॉन का गलनांक होता है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो टेफ्लॉन का गलनांक 330 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं, अगर आपने देखी होगी ऐसे एक बर्तन होता है ना, ऐसे, ठीक है, और ये काला काला इस पे लगा रहता है, इसी को हम टेफ्लॉन कहते हैं। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनमें हम टेफ्लॉन का जो है परत चढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है कि जो खाना होता है वो इससे चिपकता नहीं है, ठीक है ना, आसानी से हम उसको मांज धो सकते हैं, चिपकता नहीं है खाना, तो जल्दी साफ हो जाता है। तो नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है। इसका गलनांक 330 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब एक चीज़ और आपको याद रखनी है, ये प्रश्न पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में कि जो इसमें जो हत्था होता है, जो हैंडल होता है, उसमें जो प्लास्टिक लगी रहती है वो किसकी बनी रहती है? तो याद रखिए इस प्लास्टिक को बैकेलाइट कहते हैं। और ये बैकेलाइट प्लास्टिक कैसी होती है? तो यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। यही पूछा गया था कि जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनमें जो हैंडल लगा रहता है, उसमें जो प्लास्टिक लगी रहती है वो कैसी प्लास्टिक है? तो वो कैसी प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। तो पराध्वनिक जेट के प्रदूषण के कारण किसे नुकसान हो रहा है? एमपी पुलिस 2022 में पूछा गया है। जो पराध्वनिक जेट होते हैं ना, गूंगी जहाज जिसे बोलते हैं, तो उसके प्रदूषण से किसको नुकसान हो रहा है ये पूछा जा रहा है। O3 यानी ओजोन को, N2 नाइट्रोजन को, O2 ऑक्सीजन को, बताइए किसको नुकसान हो रहा है? आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि O3 को नुकसान हो रहा है। जो ओजोन होती है, ओजोन का सूत्र O3 होता है, तो ओजोन परत को पराध्वनिक जेट की वजह से नुकसान हो रहा है। ठीक है, जो पराध्वनिक जेट क्या होता है कि ओजोन परत के अंदर घुस करके चलते हैं। उससे क्या हो रहा है, जो भी प्रदूषण करते हैं उससे ओजोन परत में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे मतलब कि एक तरह से गड्ढे हो जा रहे हैं। तो जो पराबैंगनी किरणें ऐसे आ रही हैं सूर्य से, वो इन गड्ढों में होकर के सीधे नीचे आ जाती हैं और मनुष्य को जो है कैंसर का कारण बनती हैं। पूछा गया है कि जो आपका पराबैंगनी किरणें हैं उनकी वजह से कौन सा कैंसर होता है? तो याद रखिएगा, मनुष्य में स्किन कैंसर पराबैंगनी किरणों की वजह से होता है। ठीक है, और ये जो आपकी ओजोन परत होती है इन पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, जमीन तक नहीं आने देती है। लेकिन प्रदूषण की वजह से इनमें छेद हो गया है और ये पराबैंगनी किरणें सीधे जमीन पर आ रही हैं। ठीक है, तो 2-3 प्रश्न आपके यहाँ से एक ही प्रश्न से क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस सबको पता होगा, गांव में बनी रहती है, गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। ठीक है, एमपी सब ग्रुप 1 नवंबर 2022 में पूछा गया है। देखिए, तो किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण या फिर बहुलीकरण, कौन सी प्रक्रिया होती है एक बायोगैस संयंत्र में? आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि जो अपचयन प्रक्रिया है वो एक बायोगैस संयंत्र में होती है। सर ये कैसे होती है, आइए देखते हैं। तो बायोगैस संयंत्र एक ऐसा संयंत्र है जिसमें चीज़ों को सड़ा गला करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। देखा भी होगा कि आपके गाँव में ऐसे एक टैंक बना रहता है, इसमें गोबर वगैरह ऐसे डाल देते हैं, ठीक है ना, फिर इसको सड़ा गला करके ऐसी एक पाइप लगी रहती है, वो आपके घरों में चली जाती है, वहाँ पर आप गैस जला सकते हैं, मेंटल लगा करके, या बढ़िया आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, चीज़ों को सड़ा गला करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, इसमें क्रिया कौन सी होती है? तो इसमें अपचयन की अभिक्रिया होती है, ये आपको याद रखना है, अपचयन की अभिक्रिया इसमें होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से सिनेबार जो है वो किसका अयस्क होता है? एमपी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2022 में पूछा गया है। ठीक है, मैग्नीशियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, पारा का अयस्क है या फिर लोहा का अयस्क है? आइए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि पारा का अयस्क होता है जो आपका सिनेबार होता है। चलिए सिनेबार के बारे में कुछ बता दें आपको। तो सिनेबार, इसका सूत्र होता है HGS। एक बार तो सूत्र ही पूछ लिया था एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में, सेकंड शिफ्ट में पूछा था कि सिनेबार का सूत्र क्या होता है, तो HGS सिनेबार का सूत्र होता है। ठीक है, ये पारा का अयस्क है जिसे मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं। ठीक है ना, मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं या फिर मर्क्यूरस सल्फाइड कहते हैं। ठीक है, इसे सिंदूर भी कहा जाता है, जो लगाने वाला सिंदूर होता है ना, यही होता है। ठीक है, HGS होता है। ठीक है, पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो पारा का परमाणु क्रमांक 80 होता है, याद रखना, क्योंकि पूछा गया परीक्षाओं में पारा का परमाणु क्रमांक क्या होता है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया कि द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है, तो वो भी आपका पारा होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
तो यहाँ पर आपका ये वीडियो समाप्त होता है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए। अगर ये पहली बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके सामने घंटी वाला बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि जब तक आपका एग्जाम हो तब तक आपके पास में ये प्रैक्टिस सेट पहुँचते रहेंगे, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट जो हमने आपको कराया है, इसका जो आपका PDF होगा वो 2 दिन बाद आपको आप अपने टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिल जाएगा। सर्च करके आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एक बात और, अगर आप पूरा टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है ना, जैसे हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट तो करा ही रहे हैं, 10-12 क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। अगर आप पूरा टेस्ट देना चाहते हैं तो आप चौहान सर की जो प्रैक्टिस सेट, मतलब कि चौहान सर का जो टेस्ट सीरीज है उसको आप परचेज कर सकते हैं चौहान एप्लीकेशन से। वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर ये जो कूपन कोड आता है अप्लाई करने के लिए, कूपन कोड में अगर आप अतुल 10 लिख करके अप्लाई कर देंगे तो आपको सीधे 50% ऑफ हो जाएगा। मान लीजिए वो टेस्ट सीरीज 151 की है इस समय, जो है आपकी जो टेस्ट सीरीज है आबकारी की और पटवारी की, वो 151 रुपये की टेस्ट सीरीज है। जैसे उसके नीचे कूपन कोड में आप अतुल 10 डाल करके क्लिक करेंगे तो इसका प्राइस सीधे 50% लेस होकर के 75 रुपये हो जाएगा। और 75 रुपये में आप आराम से 20 प्रैक्टिस सेट हर एक सब्जेक्ट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अपनी प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। बढ़िया आप टेस्ट दे करके अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। चलिए कल मिलेंगे एक नई वीडियो में, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास में। एक एक टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको शेयर कर देना है, और इसको लाइक करके, और डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ये प्रैक्टिस सीरीज आपको कैसी लग रही है। जल्दी मिलते हैं कल पटवारी वाली प्रैक्टिस सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।